हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है कि बहुत से लोगों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम का फ्यूचर होने वाला है। क्रिप्टो करेंसीज आने वाले टाइम में नॉर्मल करेंसी जिसको हम पेपर करेंसी भी बोलते हैं उसको रिप्लेस करने वाली हैं। एनएफटीज जिसको हम नॉन फंजिबल टोकन्स बोलते हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि वो फ्यूचर में फिजिकल एसेट्स को रिप्लेस करने वाली हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में क्रिप्टो के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, वो सारी की सारी फ्यूचर में चल करके एक रेवोल्यूशन लेकर के आने वाली हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी आगे चल करके फ्यूचर में एक रेवोल्यूशन लेकर के आता है, एज अ रेवोल्यूशन निकल करके आता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया जितनी भी डेवलप कंट्रीज हम आज के टाइम में देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूरोप हो, और जितनी भी कंट्रीज हैं डेवलप्ड, वो उन सब से आगे होगा। इंडिया इन सब कंट्रीज से लीड करेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया इन सब कंट्रीज से लीड करेगा इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिप्टो रेवोल्यूशन से पहले और भी बहुत सारे अनगिनत रेवोल्यूशंस आए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मेनली 3 बड़े रेवोल्यूशंस आए थे जिन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बहुत ज़्यादा हेल्प की उनको ग्रो करने में, उनको डेवलप करने में। और उन सारे रेवोल्यूशंस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को बहुत सारा फायदा हुआ, वो बहुत ज़्यादा डेवलप बन गई, बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ भी हुई। जो सबसे फर्स्ट रेवोल्यूशन आया था, मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था वो था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के आने से पहले लोगों को जो भी खेती करनी होती थी, किसान अपने खेतों में जाते थे, खेतों में जाकर के खुद मैनुअली वहाँ पर बीज बोते थे, वहाँ पे खुदाई करते थे, वहाँ पे सिंचाई करते थे, अपने बैलों को लेकर के जाते थे खुद। मतलब कि कहने का ये है कि सारे के सारे काम वो मैनुअली करते थे। लेकिन जब जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया तो किसानों के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहुंची, बहुत सारे डिवाइसेस पहुंचे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ पहुंची, जिनकी वजह से उन किसानों का काम बहुत ज़्यादा आसान हुआ, जिसकी वजह से उनकी फसलों में बहुत ज़्यादा पैदावार उनकी बढ़ गई और उनका जो मुनाफा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ की जो GDPs हैं, उनकी इकोनॉमीज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई। लेकिन बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बहुत सालों बाद आया। हालांकि अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं कई कई गांव में जिनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, दूर दूर तक कोई टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है उनके पास। वो आज भी मैनुअली सारे काम करते हैं, खुदाई भी खुद ही करते हैं, सिंचाई भी खुद ही करते हैं, बीज भी खुद ही बोते हैं, और उनके पास देख रेख के लिए भी कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो सारे के सारे काम आज भी खुद ही करते हैं। लेकिन यूएस में और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं आज के टाइम में, उन सब कंट्रीज में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बहुत सालों पहले आ चुका था, लेकिन इंडिया में आया बहुत सालों बाद। बात करें सेकंड रेवोल्यूशन की, जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन मुझे लगता है वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूएसए में आया था लगभग 1760 के टाइम पे। 1760 के बाद यूएसए में और यूके में और यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लेबर पर डिपेंड रहते थे। उनको ना ही फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में कोई दिलचस्पी थी, और ना ही उनको फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज कैसे ऑपरेट करते हैं उनको ना ही वो चलाना आता था, और ना ही इतनी अवेलेबिलिटी थी मशीनरी की और इन सब की। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उनके पास मशीनरी की भी अवेलेबिलिटी आई, उनको नॉलेज भी आई किस तरीके से काम करना है। मतलब कि उनकी जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों की जो इकोनॉमीज हैं, उनकी GDPs हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर गई। लेकिन इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो लगभग 1949 के बाद आया। मैं इसके पीछे का रीज़न आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना रूल शुरू किया, जब उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना रूल पूरी तरीके से कायम कर लिया था, उन्होंने अपनी हुकूमत पूरी तरीके से कायम कर ली थी, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारी फॉरेन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे, और जितने भी फॉरेन मार्केट्स थी वो सारे के सारे इंडियन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कराती थी। वहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं होता था, सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते थे, फिर वो बाद में एक्सपोर्ट होकर के सारी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर होते थे उनको एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। और जितनी भी फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी उस टाइम इंडिया के अंदर, उन्होंने सारी की सारी फैक्ट्रीज को, सारी की सारी इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जितने भी रॉ मटेरियल थे वो यहाँ से लेकर के यूरोप जाते थे, यूरोप में उन सारे के सारे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करते थे। उसके बाद वो सारे फिनिश गुड्स पूरी फॉरेन मार्केट्स में, सारी फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई करते थे, और यहाँ तक कि वो इंडिया में भी उन फिनिश प्रोडक्ट्स को बेचते थे ला करके। मतलब कहने का ये है कि वो
पहले तो रॉ मटेरियल इंडिया से ही लेते थे, उसके बाद उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करके वो उन सारे प्रोडक्ट्स को महंगे दाम में इंडियन मार्केट्स में ही सेल करते थे। तो इस वजह से इंडिया की जो जहां और दूसरी कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, वहां इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। ब्रिटिशर जो है पार्टी बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत हरामी लोग थे। मैं आप लोगों को बता दूं, उन्होंने इंडिया को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो इंडिया के अंदर जब बहुत सालों तक ब्रिटिशर्स ने राज किया, बहुत सालों तक रूल किया, तो बहुत से लोगों में आज़ादी की जो है आग जागी। बहुत लोगों ने सोचा कि हमें अब आज़ादी चाहिए। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने का सोचा, और बहुत से लोगों ने इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज स्टार्ट भी की। लेकिन पावर किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में। उन्होंने उन सारी फैक्ट्रीज को बंद करा दिया, और जो फैक्ट्रीज वो बंद नहीं करा पाए, जितने भी बिजनेसमैन ने वो सारी फैक्ट्रीज खोली थी, वो ब्रिटिशर्स से कंपीट नहीं कर पाए, वो खुद ब खुद उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया। लेकिन लास्ट में एक फैक्ट्री, जो फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में ब्रिटिशर्स के रूल में इस्टेब्लिश हुई थी, वो कोलकाता में हुई थी, जो कि 1854 के टाइम में इस्टेब्लिश हुई थी। मैं आपको बता दूं, यूएस, यूके और जितनी भी डेवलप कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था लगभग 1820 से लेकर के 1840 के बीच में पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। लेकिन इंडिया के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री ही सेटअप हुई थी लगभग 1854 के टाइम में। हालांकि जब तक भी पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, लेकिन 1854 के बाद धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ। और पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आज़ादी के बाद आया, जब इंडिया ने इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1949 को पास किया। वो एक्ट पास करने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। लेकिन आप फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां डेवलप्ड कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग 1820 के बाद आना शुरू हो गया था, वहाँ इंडिया के अंदर पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग 1949 में आया था। आप देख सकते हैं यहाँ 100 से भी ज़्यादा साल का गैप आपको देखने को मिल रहा होगा। यही रीज़न है कि इंडिया उस टाइम भी फॉरेन मार्केट से कंपीट नहीं कर पाया, इस वजह से वो पीछे रह गया। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। मैं आप लोगों को बता दूं कि यूएसए के अंदर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के स्टार्ट 1971 में हुई थी। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बारे में मुझे लगता है आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इज नथिंग बट यूसेज ऑफ इंटरनेट। जब लोगों को इंटरनेट के बारे में पता लगा और जितने भी बिजनेसेस थे उनको इंटरनेट के फायदे पता लगे, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ। 1971 के अंदर यूएस और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगभग 2001 के बाद आना स्टार्ट हुआ था। और जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, हर बच्चे के हाथ में इंटरनेट एक्सेस है। लेकिन अगर जियो मार्केट में ना आता 2015 में, तो शायद ये आज भी पॉसिबल ना होता। शायद ये जो हम आज देख रहे हैं ये 10 या 15 साल बाद देखते। ये सिर्फ और सिर्फ जियो के आने की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि 2015 से पहले भी बहुत कम लोगों को इंटरनेट के बारे में पता था और बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन्स थे। तो जियो का आने का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जियो ने पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था, इस वजह से ये रेवोल्यूशन थोड़ा सा जल्दी आ गया इंडियन मार्केट में। इंडिया के अंदर थोड़ा जल्दी इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट होना शुरू हो गया था। जहां यूएसए के अंदर 1971 में आया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, वहां इंडिया के अंदर 2001 के अंदर आया था। बात करें क्रिप्टो रेवोल्यूशन के बारे में, अगर क्रिप्टो एज अ रेवोल्यूशन निकल के आता है फ्यूचर में, अगर वो मार्केट को डिस्टर्ब करता है और वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करता है, चाहे वो एनएफटीज हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, और भी जितनी चीज़ें क्रिप्टो के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वो अगर आगे चल करके फ्यूचर में उसका यूसेज कॉमन मैन भी करता है, तो वो एक रेवोल्यूशन माना जाएगा। और मुझे लगता है कि उस रेवोल्यूशन में इंडिया सबसे आगे खड़ा होगा। मैं आपको उसका रीजन भी बता देता हूं। आज के टाइम इंडिया के अंदर लगभग 100 मिलियन से भी ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। बात करें यूएसए के बारे में, यूएसए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 27 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। 100 मिलियन के हिसाब से इंडिया पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इन अ कंट्री, इन अ पार्टिकुलर कंट्री। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया बहुत आगे लीड करेगा। बात करें क्रिप्टो स्टार्टअप्स और ब्लॉकचेन
कंपनीज़ के बारे में, इंडिया के अंदर बहुत सारी ब्लॉकचेन कंपनीज भी स्टार्ट हुई, जैसे कि मैटिक नेटवर्क जिसको हम पॉलीगन के नाम से भी जानते हैं। पॉलीगन नेटवर्क एक बहुत बड़ा इंडियन स्टार्टअप है जो कि पूरी दुनिया के अंदर शायद 4th या 5th नंबर पर रैंक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स, क्रिप्टो स्टार्टअप्स बन रहे हैं और निकल करके आ रहे हैं मार्केट में, और जो कि बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं उन सारे यूएसए और यूरोप के स्टार्टअप्स को जो कि आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। तो पार्टी, ये तो था आज की वीडियो में। अगर आपको इसी तरीके की फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस अपने चैनल पर लाने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि इंडिया फ्यूचर में ब्लॉकचेन मार्केट को लीड करने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्यों करेगा आपके हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे टन टनाटन।